एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमने 2 चैप्टर कवर किए हैं। चैप्टर नंबर 1 की हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ को लाइव वीडियो के थ्रू पढ़ा था। फिर चैप्टर नंबर 2 को मैंने उसका वीडियो भी अपलोड किया है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3A डिमांड एनालिसिस को पढ़ने वाले। बेसिकली डिमांड एनालिसिस में हम क्या पढ़ते हैं, कंज्यूमर के प्रेफरेंस बिहेवियर को या कंसर्न कंज्यूमर बिहेवियर को आप स्टडी करते हैं, है ना। आप समझते हैं कि किस तरीके से डिमांड एनालिसिस में चेंजेस आते हैं, डिमांड क्या है, डिमांड किस तरीके से है, ये सारे पूरे डिटेल चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ को समझते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड एंड इट्स एक्सेप्शंस। तो पहले मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बताया है कि आपको हमेशा अपने आंसर्स को इंट्रोडक्शन या मीनिंग के साथ स्टार्ट करना है। अगर इंट्रोडक्शन मीनिंग आप दोनों लिखते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लिख पाए दोनों में से कोई एक आपको ज़रूर लिखना है। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो यूटिलिटी किस पर डिपेंड होती है या बेसिस पे होती है, डिमांड के बेसिस पे होती है, ठीक है। सो यूटिलिटी में जनरेट ए डिज़ायर और नीड ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी, बट ये यूटिलिटी और पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड को जनरेट नहीं करता है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि एफर्ट टू एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड और कंसर्न विद कंज्यूमर बिहेवियर के पैटर्न को हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। समझते हैं मीनिंग ऑफ डिमांड। डिमांड होता क्या है, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हम कहें तो ये एक तरीके की डिज़ायर है आपकी। जैसे आपको कोई एक पर्टिकुलर कपड़ा पसंद आए तो वो आपकी डिमांड है, आपको एक पर्टिकुलर मोबाइल पसंद आया तो वो आपकी डिमांड है, आपकी इच्छा शक्ति है ना। तो डिमांड देखो, हमारी डिमांड जो है वो ज़्यादा की भी हो सकती है, कम की भी होती है। कई बार हमें ऐसी कमोडिटी पसंद आती है जो हमारे बस के बाहर होती है, फिर भी वो हमें पसंद आती है, हमारी डिज़ायर होती है, इच्छा होती है ख़रीदने की, लेकिन हम उसे ख़रीद नहीं पाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें वो कमोडिटी पसंद आती है जिसके लिए हमारे पास पैसे होते हैं पे करने के लिए और उसे हम परचेस कर पाते हैं, तो वो भी एक टाइप ऑफ क्या है, डिमांड है। सो डिज़ायर मीन्स टू अर्ज हैव समथिंग, कुछ पाने की इच्छा को डिमांड कहा जाता है या डिज़ायर कहा जाता है। सो इन इकोनॉमिक डिमांड मीन्स अ डिज़ायर विच इज़ बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। कोई भी कमोडिटी खरीदने की पहले तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, फिर उतना पैसा आपके पास होना चाहिए कि आप उसका पैसा पे कर सको। एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन हैज़ अ डिज़ायर टू परचेस अ टेलीविजन सेट बट डज नॉट हैव एडिक्वेट परचेसिंग पावर का सिंपल सा मतलब होता है उसके पास उतना पैसा नहीं है कि वो पर्टिकुलर टीवी खरीद कर सके। तो ये एक तरीके की डिमांड है, ना कि डिज़ायर है। ये एक तरीके का डिज़ायर ना कि डिमांड है। डिमांड तभी कहलाएगी जब आप उस कमोडिटी को अपनी इच्छा शक्ति के साथ पैसा देकर खरीद सको, तब वो डिमांड होगी। लेकिन अगर आपकी इच्छा शक्ति एप्पल ख़रीदने की है लेकिन आप खरीद रहे हो सैमसंग, तो सैमसंग आपकी डिमांड होगी और एप्पल आपको क्या होगा, डिज़ायर होगा। दोनों में डिफरेंस है। सो डिमांड इज़ इफेक्टिव डिज़ायर, ऑल डिज़ायर आर नॉट अ डिमांड। अभी जैसे मैंने एप्पल और सैमसंग का आपको एग्जांपल दिया। चलिए आगे समझते हैं कि इन शॉर्ट डिमांड क्या है। डिज़ायर प्लस विलिंगनेस टू परचेस एंड एबिलिटी टू पे, मतलब आपकी इच्छा शक्ति होने के साथ साथ आपके अंदर खरीदने की भी इच्छा होनी चाहिए, प्लस उतना पैसा आपके पास, आपकी परचेसिंग पावर होनी चाहिए जिससे आप उसका पेमेंट कर सकें। तो चलिए पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमांड को। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, तो बेसिकली इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने, ठीक है। इनकी बुक थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें इन्होंने क्या किया था, इसे पब्लिश किया था कौन से ईयर में, 1890 को। और इन्होंने इसमें फंक्शनल रिलेशनशिप को बताया, किसके बीच में, प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में, क्वांटिटी डिमांड के बीच में, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। तो ये हमेशा आपको याद रहना चाहिए कि इस लॉ ऑफ डिमांड को प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने इंट्रोड्यूस किया था उनकी ही बुक में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कब पब्लिश हुई थी, 1890 को। और ये एक्सप्लेन क्या करती है, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड।
चलिए स्टेटमेंट ऑफ लॉ पढ़ते हैं कि इस लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग बीइंग इक्वल, अदर थिंग क्या होता है आपका, लाइक, प्रेफरेंस, टेस्ट, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये अदर थिंग होती है। हाइयर द प्राइस ऑफ कमोडिटी स्मॉलर द क्वांटिटी डिमांडेड एंड लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी लार्जर द क्वांटिटी डिमांडेड। सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये है कि जब प्राइस बढ़, देखो एक जो रैशनल कंज्यूमर होता है या जो हम जैसे लोग होते हैं उनकी परचेजिंग पावर कम होने की वजह से वो हमेशा क्या करते हैं, जब प्राइस बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, उस कमोडिटी को कम खरीदते हैं। जैसे प्याज की प्राइस बढ़ जाए या टमाटो की प्राइस बढ़ जाए तो हम थोड़ा कम परचेस करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही प्राइस कम होती है तो हम थोड़ा उसकी ज़्यादा डिमांड करते हैं और उसको ज़्यादा परचेस करते हैं, है ना। तो अब भाई मेरे घर में तो यही होता है कि कोई कमोडिटी का दाम कम हो गया उसको ज़्यादा लेके आओ, ज़्यादा बनाओ। यूजुअली बहुत सारे गरीब घर में घरों में होता है, जो मिडिल क्लास फैमिली, सब जगह ऐसा ही होता है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स लॉ ऑफ स्टेटमेंट क्या कहता है, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट इफ अ प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस डिमांड फॉर इट फॉल एंड व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल डिमांड फॉर कमोडिटी राइजेस। समझ में आया, सिंपल सा मतलब है, जब प्राइस बढ़ी डिमांड कम हुआ पर्टिकुलर कमोडिटी का, और जब प्राइस कम हुई तो डिमांड जो है उसकी बढ़ जाती है। सो देयर इज ए इनवर्स, इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सिम्बॉलिकली इसे प्रेजेंट किया गया है dx इज इक्वल टू एफ इन ब्रैकेट px, ठीक है, और where D stands for demand for commodity, X stands for commodity, F stands for function, PX stands for price of commodity. एक्सेप्शंस की बात करें तो इसके क्या क्या एक्सेप्शंस है, ठीक है। एक्सेप्शन से पहले मुझे लगता है आपको डिमांड अजम्पशन पढ़ना ज़रूरी है, बट यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं तो हम एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। अब अजम्पशन और एक्सेप्शन में क्या फ़र्क है, जब अजम्पशन हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपकी कुछ मतलब कह सकते हैं काल्पनिक चीज़ें होती कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। पर जब हम एक्सेप्शंस पढ़ते हैं कि लॉ के कम्प्लीटली अपोजिट, जो लॉ में फिट नहीं बैठता, लॉ बनाया तो है बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस लॉ में फिट नहीं बैठती है। सो देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। इट मीन्स दैट अंडर द एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज कंज्यूमर बाय मोर व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस एंड बाय लेस व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स। एक ऐसा एक्सेप्शन है कि जहाँ पर प्राइस जब बढ़ जाती है तो कंज्यूमर ज़्यादा डिमांड करते हैं और जब प्राइस कम हो जाती है तो कंज्यूमर कम डिमांड करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। ये भी एक एक्सेप्शन है। ये इस केस में क्या होता है, जस्ट अ मिनट, इस केस में क्या होता है, जो डिमांड कब होता है वो किस तरीके से होता है, अपवर्ड स्लोप होता है, यानी कि लेफ़्ट टू राइट होता है ना, यानी कि ये पॉजिटिव स्लोप जो है वो शो करता है। तो अगर हम देखते हैं डायग्राम को, तो हम पहले जब बोर्ड एग्ज़ाम में हमें बनाना हो तो हम सबसे पहले वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं, फिर एक्स एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हम ये जानते हैं कि जो एक्सेप्शंस है वो हमेशा पॉजिटिव स्लोप होता है, यानी कि लेफ़्ट टू राइट होता है, अपवर्ड स्लोप में होता है। तो हमेशा ये याद रखें। तो ये क्या शो कर रहा है, डिमांड, एक्सेप्शनल डिमांड कर्व को शो कर रहा है, यानी कि डी टू डी ये क्या शो कर रहा है, अपवर्ड स्लोप शो कर रहा है। चलिए आगे समझते हैं। ये अपवर्ड स्लोप इसलिए कर रहा है क्योंकि प्राइस ज़्यादा हो रही है तो डिमांड भी ज़्यादा हो रहा है और प्राइस कम हो रही है तो डिमांड भी कम हो जा रही है, इसलिए पॉजिटिव स्लोप शो कर रहा है। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट है एक्सेप्शन में गिफेन गुड्स या गिफेन पैराडॉक्स। तो यहाँ पर क्या होता है, चलिए पहले रीड करते हैं फिर समझते हैं। इन्फीरियर गुड्स और लो क्वालिटी गुड्स आर दोज गुड्स हुज डिमांड डज नॉट राइज इवन द प्राइस ऑफ इट फॉल। जैसे मैं आपको बताती हूँ, नमक हो गया, शक्कर हो गया, या फिर कह सकते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, उनके प्राइस कितनी भी कम हो जाए उसकी डिमांड बढ़ती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बढ़ती है, क्योंकि कंज्यूमर को जितना क्वांटिटी में चाहिए वो उतना ही परचेस करने वाला है। एट टाइम डिमांड डिक्रीज व्हेन द प्राइस ऑफ सच कमोडिटी फॉल
अब इन्होंने बताया कि सर रॉबर्ट गिफन ने ऑब्जर्व किया कंज्यूमर बिहेवियर को कि लंदन इन रिलेशन टू ब्रेड की, जब इन्होंने ब्रेड के बारे में इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी किया, तो उन्होंने देखा कि जब ब्रेड की प्राइस डिक्लाइन हो गई यानी कि कम हो गई, तो कंज्यूमर ने इसे ख़रीदा ही नहीं, क्योंकि उनकी जो रियल इनकम है यानी कि जो उनका परचेसिंग पावर है वो बढ़ चुका है या बढ़ गया है, जिसकी वजह से वो मीट को प्रेफर कर रहे हैं रादर देन ब्रेड। तो यही बताता है गिफन पैराडॉक्स। सिंपल सा मतलब ये है कि जब प्राइस बढ़ रही है तो कमोडिटी का डिमांड भी, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे कमोडिटी है जिनकी प्राइस कम हो जाए तो लोग उस पर टूट पड़े, ऐसा कुछ नहीं होता है। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि इंग्लैंड में जब ब्रेड की प्राइस कम हो गई तो लोगों ने ब्रेड को परचेज ही नहीं किया, लोगों ने किसको परचेज किया, मीट को प्रेफर किया। क्यों किया, मतलब इन्फीरियर गुड्स से सुपीरियर गुड्स की तरफ चले गए। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज उनकी परचेजिंग पावर या रियल इनकम इंक्रीज़ हो गई। जब इसको एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं, जब आपके पास पैसा आना ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है या आपकी जो इनकम है वो बढ़ जाती है, तो आप ऐसे गुड्स को प्रेफर करते हैं जो आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करे, है ना, या आपको ज़्यादा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करे। जैसे आप वड़ा पाव खा रहे थे तो अब आपके पास पैसा आया तो आप मैकडी में जाएंगे, है ना, अपना स्टैंडर्ड भी तो मेंटेन करना है। तो यही गिफन पैराडॉक्स आपको बताने की कोशिश करता है। प्रेस्टीजियस गुड्स, जैसे कि जो गुड्स एक्सपेंसिव होते हैं, जैसे डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया, तो ये स्टेटस ऑफ सिंबल है ना, जो रिच और पुअर को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो लेकिन देखो अभी सोने का भाव जो है 70 के आसपास हो गया, जिनके पास पैसा ज़्यादा है भाई उनके लिए उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, वो तभी भी खरीदेंगे। लेकिन वो लोग जिनके पास पैसा नहीं है, जिनकी इनकम कम हो गई है, उनका जो परचेस है इन टर्म्स ऑफ गोल्ड वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो प्रेस्टीजियस गुड्स होता है वो प्राइस बढ़ेगा तो जो रिच पीपल होते हैं वो ज़्यादा खरीदते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है स्पेकुलेशन। अब स्पेकुलेशन का सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि एक तरीके का अजम्पशन होता है कि अच्छा इस कमोडिटी की प्राइस बढ़ने वाली है तो मैं एडवांस में ख़रीद के रख लेता हूँ और जब इसकी प्राइस बढ़ेगी तब मैं इसको बेचूँगा। मोस्ट ऑफ जो शॉपकीपर्स होते हैं वो ऐसा ही करते हैं। सो द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड ट्रू व्हेन पीपल एक्सपेक्ट प्राइस to rise still further. In this case, although price have risen today, consumer will demand more in anticipation of further rise in the price. Example के थ्रू समझते हैं। Price of oil, sugar tends to rise before Diwali, so people go and purchase more at a higher price and they anticipate that price may be rise during Diwali. देखो क्या होता है, एक ऐसा एक स्पेकुलेशन ये भी है कि जैसे अभी दिवाली आ जाती है ना तो मिठाइयों के दाम तो ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। फिर भी उस कंडीशन में भी कंज्यूमर क्या करता है, दिवाली के एक दिन, अभी आपने कभी आपकी फैमिली में देखा होगा कि दिवाली के 10 दिन पहले ही लोग कपड़ों की शॉपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जब दिवाली आएगी तो उसकी प्राइस और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो इसीलिए जो प्राइस अभी है हाई प्राइस में ही परचेस करेंगे, लेकिन दिवाली के पहले करेंगे। ये एक तरीके का क्या है, स्पेकुलेशन है। बढ़ते आगे, प्राइस इल्यूजन। प्राइस इल्यूजन का मतलब क्या हुआ कि लोगों के मन में भ्रम बैठ गया है कि मैं नाइकी का शूज़ पहनूंगा तभी मैं ब्रांडेड दिखूंगा या मैं एकदम मेरी समाज में इज़्ज़त ज़्यादा बढ़ जाएगी, या नाइकी के शूज़ बहुत ही अच्छे ब्रांड के होते हैं, उनकी अच्छी क्वालिटी होती है। एक तरीके का प्राइस इल्यूजन है कंज्यूमर का। सो कंज्यूमर हैव इल्यूजन दैट हाई प्राइस गुड्स आर बेटर क्वालिटी, have better quality, so therefore the demand for such goods tends to increase with a rise in their prices. Example, branded products which have expensive are demanded even at high price. जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, लोगों के मन में एक मिथ बैठ गया है, या कह सकते हो लोगों के मन में एक ये हो गया है कि इसकी प्राइस ज़्यादा है मतलब इसका क्वालिटी बहुत अच्छा होगा, मैं इसको ही परचेस करूँगा, है ना। तो इसीलिए
यहाँ पे प्राइस रिलेशन यहाँ पे पॉइंट दिया गया है। तो ये था हमारा प्राइस रिलेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब क्या है, सिंपल सा, कभी कभी कंज्यूमर क्या करता है कि समटाइम ड्यू टू इग्नोरेंस पीपल हैव मोर बाय एट हाई प्राइस। यानी कि कंज्यूमर क्या करता है, एक ही प्राइस पे एक ही जगह जाएगा और वहाँ पर ही कमोडिटी को परचेस कर लेगा, रैदर देन टू सर्च सम डिफरेंट प्लेसेस। मतलब और भी प्लेसेस को अगर वो एक्सप्लोर करता तो शायद उसको अच्छी क्वालिटी का या कम प्राइस में भी कमोडिटी मिल जाता है, बट वो एक ही जगह पर जाता है और कमोडिटी को परचेस करके वापस आ जाता है। तो इग्नोरेंस भी एक पार्ट है जहाँ पे वो हाई प्राइस ऑफ कमोडिटी को परचेस करता है। नेक्स्ट वन इज़ हैबिचुअल गुड्स। अब हैबिचुअल गुड्स को मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूंगी। जो लोग ये कोविड का टाइम था तो ड्रिंक, दारू, तंबाकू, सिगरेट वाले लोग थे, वो लोगों ने भाई साहब 2-2, 250 का भी सिगरेट या तंबाकू खरीद के खाया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो उनका हैबिचुअल गुड्स है, उनका हैबिट है वो कंजम्पशन का, तो वो उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। सो दैट इज़ वाई हैबिचुअल गुड्स ड्यू टू हैबिट ऑफ कंजम्पशन सर्टन लाइक टी इन परचेस रिक्वायर्ड क्वांटिटी इवन एट हाई प्राइस। यहाँ पे मैंने आपको कुछ एडिक्टिव कमोडिटी का एग्जांपल दे दिया है जो कि एक तरीके से मैंने अपनी आंखों से देखा, यानी कि मैंने रियलिटी देखी उसकी, तो दैट्स वाई आई गिव इन दैट एग्जांपल। तो यहाँ पे चाय पत्ती का भी तो लोगों को एडिक्शन होता ही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ख़त्म होता है यहाँ पे। क्या क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। एक्सप्लेन एनी 4 टाइप्स ऑफ डिमांड। देखो इंट्रोडक्शन तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ, मीनिंग भी बता चुकी हूँ, तो इसको आप अच्छी तरीके से समझें और पढ़ें। चलते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड की तरफ। सबसे पहला डिमांड है डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड कौन सा डिमांड है? जहाँ पर कंज्यूमर डायरेक्टली अपने वांट्स को सेटिस्फाई करता है। दे सर्व डायरेक्ट कंजम्पशन नीड्स ऑफ कंज्यूमर। यहाँ पे इट इज़ डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स, लाइक एग्जाम्पल ऑफ डिमांड फॉर क्लोथ्स, शुगर, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कंज्यूमर जाकर डायरेक्टली डिमांड करता है, कमोडिटी को परचेस करता है। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंड जॉइंट डिमांड। वो कमोडिटी जो एक साथ मिलकर डिमांड को कंप्लीट करती है, जैसे कार और फ्यूल। आपने कार खरीद ली और आपके पास फ्यूल के पैसे नहीं है, तो कार जो है वो पूरी ज़िंदगी आपके घर में ही रहने वाली है, जो अभी जहाँ भी आपने पार्किंग की है वहीं रहने वाली, वो हटने वाली वहाँ से नहीं है। आपके पास मोबाइल है, सिम कार्ड ही नहीं है, देयर इज़ नो डिमांड, है ना। तो या फिर आपके पास मोबाइल खरीद लिया है आपने, रिचार्ज करने के पैसे नहीं हैं, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री या जॉइंट डिमांड होती हैं, जो साथ में मिलकर नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं या डिमांड या वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं। नेक्स्ट आता है कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड क्या होता है? कंपोजिट डिमांड वो डिमांड है जो एक साथ बहुत सारे डिमांड्स को फुलफ़िल करता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपकी बहुत सारी डिमांड को फुलफ़िल करता है, जैसे कि लाइट है, फ़ैन है, वॉशिंग मशीन। मैं आपको पानी का भी एग्जांपल दूंगी, क्योंकि पानी भी आपके वांट्स को सेटिस्फाई करता है। अभी पानी की जब मैंने बात की है, तो एक पानी आपके घर में, मतलब एक पानी आता है जिससे आप नहाना, धोना और बहुत सारी चीज़ें करते हो, है ना। तो पानी भी क्या हो गया आपका? कंपोजिट डिमांड हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड की तरफ। कॉम्पिटिटिव डिमांड क्या होता है? ओके, कॉम्पिटिटिव डिमांड क्या हुआ? जहाँ पर आपके पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो, यानी कि ऑप्शंस अवेलेबल हो, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ टी, कॉफ़ी, शुगर, जैगरी। अब जैसे आप सिम कार्ड अगर एयरटेल का यूज़ करते हो, अगर एयरटेल में प्रॉब्लम आती है तो आप वोडाफोन की तरफ भी जा सकते हो। तो ये भी क्या हुआ? कॉम्पिटिटिव डिमांड हो गया कि आपके पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, ठीक है। तो वो हो गया कॉम्पिटिटिव डिमांड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन इन डिटेल डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। मीनिंग मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, हम डायरेक्ट जंप करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड की तरफ। नंबर 1 इज़ प्राइस। प्राइस
प्राइस के प्राइस डिटरमाइन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी टू अ लार्ज एक्सटेंट. कंज्यूमर प्रेफर परचेस अ प्रोडक्ट लार्ज क्वांटिटीज व्हेन अ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज लेस एंड दे परचेस अ प्रोडक्ट इन अ स्मॉल quantities when price of product is high. अब प्राइस ऑफ कमोडिटी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है, क्योंकि एक कंज्यूमर कमोडिटी को ज़्यादा तभी खरीदेगा जब उसकी प्राइस कम होगी, और जब वो प्राइस बढ़ेगी तो वो कमोडिटी को कम डिमांड करेगा, है ना. यानी कि कह सकते हो कम खरीदेगा या कम डिमांड करेगा. तो सबसे पहला जो प्राइस है वो डिटरमाइन करता है कमोडिटी टू अ लार्ज एक्सटेंट. दूसरा है इनकम. सो इनकम ऑफ कंज्यूमर डिसाइड्स परचेसिंग पावर. इनकम क्या डिसाइड करता है? परचेसिंग पावर. परचेसिंग पावर क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया कि आपकी इनकम, आप कितना कमाते हो, आपके पास कितना पैसा है, परचेसिंग पावर, which in turn influence the demand for the product of goods. देखो मैं आपको सबसे अच्छा एग्जांपल दूंगी. आपको मोबाइल में बहुत सारे वेरिएशन मिल जाएंगे, मतलब 1200 से लेके आपको 2-2.5 लाख तक के भी रेंज तक मिल जाएंगे. क्यों मिल जाएंगे? क्योंकि जो प्रोड्यूसर होता है, जो कह सकते हो मैन्युफैक्चरर होता है, उसको ये पता है कि इतने टाइप ऑफ कंज्यूमर हैं जिनकी इनकम परचेजिंग पावर डिफरेंट है. इस वजह से डिफरेंट टाइप्स में डिफरेंट कमोडिटी को डिज़ाइन किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है. इसलिए यहाँ पे इनकम बताया गया है, परचेजिंग पावर विच इन टर्न इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट. ठीक है. सो राइज इन इनकम विल लीड्स टू राइज इन डिमांड फॉर द कमोडिटी एंड फॉल इन इनकम विल लीड्स टू फॉल इन डिमांड. प्राइस बढ़ा, देखो गरीब इंसान ऐसा है ना, प्राइस बढ़ने के बाद भाई साहब वो नहीं खरीद सकता क्योंकि उसके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है, है ना. और मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि जो अमीर इंसान है उसके लिए तो भाई कहने की कोई बात ही नहीं कि उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता प्राइस कम या ज़्यादा होने से. ठीक है. चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड यहाँ पे इसलिए क्या गया है, देखो आपको डिफरेंट, अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले बताया कि 1500 से लेके आपको 1 लाख 2 लाख तक फ़ोन मिल जाएगा, करोड़ में भी शायद मिल जाएगा. तो ये क्यों होता है? ये सब्स्टिट्यूट है, सारे सब्स्टिट्यूट, जिसको जिस प्राइस पे लेना है उस प्राइस पे कमोडिटी को अवेलेबल कराना मार्केट में, ये प्रोड्यूसर का एक स्ट्रैटेजी कह सकते हो. सो इफ़ द सब्स्टिट्यूट गुड्स इज अवेलेबल एट अ लोअर प्राइस देन पीपल विल डिमांड चीपर सब्स्टिट्यूट गुड्स देन द कॉस्टली गुड्स. अब कोई शूज़ अगर आपको सेम क्वालिटी का 1200 में मिल जाता है जो कि मार्केट में 3000 का या 6000 का बिक रहा है, तो आप कौन सा खरीदोगे? आप 1200 वाला खरीदोगे, है ना. सो फॉर एग्जांपल इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर राइज देन डिमांड फॉर जैगरी विल राइज. एक कमोडिटी को छोड़ के दूसरे कमोडिटी की तरफ जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब यहाँ पे होता है कि जब एग्जांपल दो कि अगर आपने कार ख़रीद ली और पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करोगे, ना कि अब मैंने यहाँ पे भी है मिडिल क्लास लोगों की बात कर रही हूँ. जो अमीर है उनको तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. तो चेंज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी would also affect the demand for the other commodity. Example, car and fuel. If the price of fuel rises, the demand for car will fall. कोई खरीदेगा ही नहीं, बोलेगा भाई मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आऊँगा, क्यों फालतू में पैसे अपने बर्बाद करूँ. नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ प्रोडक्ट. अब नेचर ऑफ प्रोडक्ट में नेसेसिटी आती है और उसके या ये भी देखा जाता है कि वो अनअवॉइडेबल है क्या, या फिर वो कंटिन्यू यानी कि वो एकदम से कंपलसरी है. तो वो चीज़ें, अब जैसे एग्जांपल है यहाँ पे मेडिसिन जब आप बीमार होते हो आपके लिए कंपलसरी प्रोडक्ट बन जाता है, और जब आप ठीक हो जाते हो तो वो आपके लिए अल्टरनेटिव हो जाता है, या कह सकते हैं ऑप्शन हो जाता है. तो वही यहाँ पे आता है, या अनअवॉइडेबल हो जाता है या अवॉइडेबल हो जाता है. तो यहाँ पे आता है नेचर ऑफ प्रोडक्ट. नेक्स्ट इज साइज़ ऑफ पॉपुलेशन. देखो डिपेंड करता है साइज़ ऑफ पॉपुलेशन पे भी. आपके फैमिली में 4 लोग हैं और आप
पूरे फैमिली मिल के 2 लाख रुपए कमा रही है, फिर भी लोग आराम से जी लेते हैं, अपने लाइफ स्टैंडर्ड को सब मेंटेन कर लेते हैं। पर कमाने वाला एक है जो 1 लाख रुपए महीने का कमाता है, लेकिन खाने वाले 6, 7, 8 हैं, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस यहाँ पे साइज ऑफ पॉपुलेशन, लार्जर द साइज ऑफ पॉपुलेशन ग्रेटर विल बी द डिमांड फॉर अ कमोडिटी, एंड स्मॉलर द साइज ऑफ पॉपुलेशन स्मॉलर द कमोडिटी डिमांड फॉर अ कमोडिटी। सिंपल सा मतलब है, जैसे मैंने इनकम की बात की, अब यहाँ पे ये भी चीज़ है कि मैंने वही चीज़ को रिलेट कर रही हूँ कि 6 लोग हैं तो डिमांड ज़्यादा होगी, और 4 लोग हैं तो डिमांड कम होगी। 4 डिमांड होगी ना, और यहाँ पे 6 होगी। वैसे ही हर कंट्री में जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतना ज़्यादा डिमांड, जितनी कम पॉपुलेशन उतना कम डिमांड, है ना। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। अब देखो, ये तो रियलिटी है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, प्राइस जो है कमोडिटी की बढ़ती जा रही है। सो इफ़ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट प्राइस टू फॉल इन फ्यूचर, he will buy less in the present at a prevailing price. Similarly, अगर उसे पता चलेगा कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है, तो वो अभी ख़रीद के रख लेगा ताकि फ्यूचर में उसे स्टोर करके यूज़ कर सके एज अ कंज्यूमर। अगर वो सेलर होगा तो वो ज़्यादा प्राइस में बेचेगा। एडवर्टीज़मेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब एडवर्टीज़मेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? सेल्स प्रमोशन, इफेक्टिव सेल, मैनशिप ट्रेंड to change the preference for a consumer and leads to demand for many product. Example, cosmetic, toothbrush. अब कॉस्मेटिक, भाई फैशन, आजकल फैशन का वर्ल्ड है, लोग इतना ज़्यादा मेकअप के प्रोडक्ट से प्रभावित है कि मेकअप के प्रोडक्ट के आप एडवर्टीज़मेंट कितने देखते होगे। शुगर फैक्ट्री है, या अलग अलग डिफरेंट कंपनीज़ है, अलग अलग डिफरेंट ब्रांड्स है, अलग अलग डिफरेंट एडवर्टीज़मेंट प्लेटफॉर्म है जो कमोडिटी को एडवर्टाइज़ करता है ताकि लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर कर सकें। सो नेक्स्ट आता है टेस्ट। अब प्रेफर करेंगे यानी कि डिमांड उसकी बढ़ेगी। टेस्ट, हैबिट एंड फैशन, इस पर भी डिपेंड करता है। सो टेस्ट एंड हैबिट ऑफ कंज्यूमर इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। इफ़ कंज्यूमर लाइक टू ईट चॉकलेट और कंज्यूम टी, ही विल डिमांड मोर ऑफ देम. Similarly, when a new fashion hits the market, the consumer that particular types of commodity, if the commodity goes out of fashion, वो suddenly उसकी डिमांड मार्केट में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. यहाँ पे सिंपल सा मतलब बताया है. एक तो ये चीज़ है कि कंज्यूमर की हैबिट है कि उसको डेली एक सिगरेट चाहिए, तो वो सिगरेट तो ख़रीदने ही वाला ही है 101%, यानी कि इनडायरेक्टली सिगरेट की डिमांड बढ़ी. और अगर कोई नया फैशन ट्रेंड मार्केट में आया तो कंज्यूमर उसकी डिमांड अचानक से मार्केट में बढ़ जाती है. लेकिन जैसे ही फैशन, अब देखो कोई भी आपने देखा होगा कोई प्रोडक्ट के एडवर्टीज़मेंट को सबसे पहले सेलिब्रिटी को लिया जाता है, क्योंकि लोग ज़्यादा उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं. उन्होंने ये कपड़ा पहना है, उन्होंने एक प्रोडक्ट को यूज़ किया है तो हमको भी यूज़ करना है, काइंड ऑफ चीज़ें हो जाती है जिससे उसकी डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है. ठीक है. नेक्स्ट है लेवल और टैक्सेशन. टैक्सेशन की वजह से भी प्राइस में ऊपर नीचे होता है. जैसे आज के टाइम में इंडिया में गोल्ड इसलिए ज़्यादा है, महंगा है, क्योंकि इस पर टैक्स ज़्यादा भरना पड़ता है. एंड वाइस वर्सा, टैक्स कम लगेगा, प्राइस कम होगी, टैक्स ज़्यादा लगेगा, प्राइस ज़्यादा होगी. अदर फैक्टर्स भी है, क्लाइमेट कंडीशन, चेंज इन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन. क्लाइमेट चेंज हुआ, अब जैसे क्लाइमेट इफ़ेक्ट की वजह से चावल की खेती कम हुई, बहुत जहाँ पर ज़्यादा होनी थी वहाँ पे कम हुई, उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी. कोई काम मैन पावर बेस्ड था, अब टेक्नोलॉजी आ गई तो टेक्नोलॉजी पूरा काम कर रही तो उसकी डिमांड चेंज हो गई, प्राइस बढ़ गई, है ना. तो काइंड ऑफ चीज़ें यहाँ पे होती है. नेक्स्ट वन इज़ एक्सप्लेन वेरिएशन ऑफ डिमांड. अब वेरिएशन ऑफ डिमांड क्या है? सबसे पहले वेरिएशन डिमांड समझते हैं. व्हेन द डिमांड फॉर कमोडिटी फॉल और राइज ड्यू टू चेंज इन अ प्राइस. देखो, जब खाली बस प्राइस चेंज होने की वजह से कमोडिटी की डिमांड में फ़र्क गिरे, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो, और जो अदर फैक्टर होते हैं जैसे टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं, उसे वेरिएशन ऑफ डिमांड कहा जाता है, वेरिएशन इन डिमांड कहा जाता है. इसमें दो टाइप है, पहला एक्सपांशन ऑफ डिमांड है, दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. तो एक्सपांशन ऑफ डिमांड क्या है? एक्सपांशन ऑफ डिमांड रिफर्स टू राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फॉल इन प्राइस एंड अदर फैक्टर जो है वो कांस्टेंट है, जैसे कि टेस्ट,
इनकम ऑफ कंज्यूमर, साइज ऑफ पॉपुलेशन, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है या रिमेन अनचेंज्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे आप देख रहे हो प्राइस राइज हुई है ड्यू टू फॉल इन प्राइस। यहाँ पे राइज इन क्वांटिटी की डिमांड बढ़ गई है प्राइस कम होने की वजह से, और अदर फैक्टर कांस्टेंट है। तो इसका जो कर्व है वो हमेशा क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोप होगा एट द सेम डिमांड कर्व। अब इसको आपको कर्व को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अब ये जो है ना, ये ओरिजिनल प्राइस है और ये ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड है। जैसे ही प्राइस पी से OP1 हुई, यानी कि डिक्रीज़ हुई, फॉल हुई, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है वो राइज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है, प्राइस कम डिमांड बढ़ गई। ठीक है, तो सेम कर्व पे है, ये चेंज नहीं हुआ है। सो इन डिमांड कर्व द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम कर्व फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है एक्सपांशन ऑफ डिमांड। दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या है, अब इसका उल्टा, प्राइस यहाँ पे क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड रिफर्स टू फॉल इन डिमांड। प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड जो है वो कम हो गई है। वहाँ पे क्या था, प्राइस कम होने की वजह से डिमांड बढ़ गया है और अदर फैक्टर जो है अनचेंज है, जैसे कि टेस्ट, इनकम ऑफ कंज्यूमर, साइज ऑफ पॉपुलेशन। एंड डिमांड कर्व जो है यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ऑन द सेम डिमांड कर्व। वहाँ पे डाउनवर्ड था, यहाँ पे अपवर्ड रहेगा। डायग्राम को समझते हैं। वाई एक्सिस ड्रॉ किया आपने, एक्स एक्सिस ड्रॉ किया। अब यहाँ पे आप देखोगे ये है आपकी ओरिजिनल प्राइस, ये ओरिजिनल प्राइस है, ये ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड है। तो आप देख सकते हो कि जैसे ही प्राइस OP से OP2 हुई, यानी कि प्राइस क्या हुई, इंक्रीज हुई, डिमांड क्या हो गया, OQ से OQ2 हो गया, डिमांड कम हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये कहाँ से कहाँ हुआ, फ्रॉम A टू B। ये DD क्या है, डिमांड कर्व है। सो एज शोन इन फिगर, DD इज डिमांड कर्व एंड अपवर्ड मूवमेंट। यहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे डाउनवर्ड मूवमेंट था, यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट है। कहाँ से कहाँ शिफ्ट हुआ है, फ्रॉम A टू B। सो शोज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपांशन, चेंज इन डिमांड विथ डायग्राम। पहले मैंने वेरिएशन इन डिमांड पढ़ा, अब हम चेंज इन डिमांड पढ़ेंगे। तो चेंज इन डिमांड में सब देखो, वेरिएशन इन डिमांड में प्राइस की वजह से राइज फॉल होता है और अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट होते हैं। चेंज इन डिमांड में अदर फैक्टर की वजह से इंक्रीज डिक्रीज होता है डिमांड, और जो प्राइस है वो कांस्टेंट होता है। तो ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, इंक्रीज में 2 टाइप है, इंक्रीज इन डिमांड। तो इंक्रीज इन डिमांड क्या है, इट रिफर्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस। आपके हक में अगर चेंजेस है, जैसे टेस्ट, इनकम ऑफ कंज्यूमर, क्लाइमेट कंडीशन, ये सब आपके हक में है और इसकी वजह से चेंजेस आए हैं, तो कंज्यूमर कमोडिटी को ज़्यादा डिमांड करता है, यानी कि डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और यहाँ पे प्राइस जो है वो कांस्टेंट है। तो डिमांड कर्व जो है वो हमेशा राइट हैंड शिफ्ट होता है। ठीक है, राइट हैंड साइड शिफ्ट होता है। डायग्राम को समझते हैं और देखते हैं। ये वाई एक्सिस है और यहाँ पे एक्स एक्सिस है। ये जो है आपका ये पी प्राइस जो है कांस्टेंट है यहाँ पे, जब और ये आपका ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड है। ठीक है, प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट है, लेकिन फेवरेबल चेंजेस की वजह से क्या हुआ है, यहाँ पे ये OQ से OQ1 हो गया है ना, बढ़ गया है, क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा हो रही है, यानी कि इंक्रीज़ हो गई है। तो ये शिफ्ट कहाँ से हुआ, A टू B, यानी कि D से D1 शिफ्ट हो गया। ठीक है, और ये ओरिजिनल डिमांड कर्व पे ही हुआ है, यानी कि ये क्या हो रहा है, आउटवर्ड एंड राइट साइड शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम DD टू DD1। देखो यहाँ पे कैसे शिफ्ट हुआ है, यहाँ पे आउटवर्ड यानी कि बाहर के साइड क्या हुआ है, शिफ्ट हुआ है फ्रॉम D टू DD1। नेक्स्ट आता है डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड को हम कैसे समझते हैं कि अदर फैक्टर में ही चेंजेस आने की वजह से जो डिमांड ऑफ कमोडिटी है वो क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, अनफेवरेबल चेंजेस की वजह से।
कंज्यूमर के हक में चेंजेस नहीं है। तो ये कैसे शिफ्ट होगा, मतलब हमेशा लेफ्ट हैंड साइड, वो क्या इंक्रीज़ इन डिमांड जब होगा तो राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा, और जब डिक्रीज़ इन डिमांड होगा तो लेफ्ट हैंड साइड होगा। यहाँ पे भी डिमांड को हम देखते हैं, ये जो हमारा प्राइस है ये कांस्टेंट रहता है हमेशा, और ये हमारा है ओरिजिनल प्राइस, ठीक है, ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड। तो आपने देखा यहाँ अनफेवरेबल चेंजेस होने की वजह से ये जो ये क्वांटिटी जो डिमांड है ये क्या हो गई है, OQ से OQ2 हो गई, यानी कि कम हो गई है, डिक्रीज़ हो गई है, ठीक है। तो इसलिए डिमांड कर्व जो है कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गया है, फ्रॉम A to B, यानी DD से DD2 शिफ्ट हो गया है। सो ओरिजिनल डिमांड कर्व इट शिफ्ट इनवर्ड, यानी कि अंदर के साइड ये शिफ्ट हुआ है, वो जब इंक्रीज इन डिमांड था वो बाहर के साइड शिफ्ट हुआ था, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड DD to DD2, ठीक है। एंड ये क्या इंडिकेट कर रहा है, डिक्रीज इन डिमांड। तो ये थे मेरे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे कि कवर करने चाहिए उतने मैंने कवर किए हैं। कुछ डाउट या क्वेरी आती है तो मुझे आप पूछ सकते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, 5 क्वेश्चन हैं, इनको ज़रूर पढ़ के जाइए और अपने स्टडी को और इम्प्रूवमेंट कीजिए। कुछ भी कोई भी डाउट क्वेरी आती है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कभी भी पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको आंसर कर सकूं। और इसकी पूरी सीरीज़, इसका अगर आप पढ़ना चाहें तो पूरा प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहाँ पे भी आप जाकर पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर प्लेलिस्ट में कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ के साथ। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। एंड हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।